Good morning. Welcome at the online providing portal of PCC जौनपुर क्लास 12 फाउंडेशन बैच IIT JEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट्स। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। सबसे सुपीरियर वेव ऑप्टिक्स में 3 लेसन स्टडी करने होते हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जिसमें इंटरफेरेंस सबसे तगड़ा टॉपिक स्टार्ट किया गया था। इंटरफेरेंस में सबसे जाना सुना वेल नोन टॉपिक है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग, द्विरेखा छिद्र या द्विझिर्री कह सकते हैं। इसके लिए हम लोग स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी विशेष पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट है P जिसकी सेंट्रल मैक्सिमम डिस्टेंस यक्सेन है, तो यक्सेन की वैल्यू निकालना सीख गए थे। यक्सेन होता है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। कब? जब P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन हो, चमकीली चमकीली पट्टियाँ बने, और यही यक्सेन की वैल्यू नई मिल जाती है 2n-1 इंटू लैम्डा कैपिटल D बाई 2d। कब? जब P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज या फेंटेड धुंधली हो या पूरी तरह से काली हो। धुंधली कब होंगी? जब जब एम्पलीट्यूड उनका इक्वल नहीं होगा तो कैसे फ्रिंज बनेगी? चमकीली वाली चमक तो रहेगी, लेकिन जो डार्क वाली होती तो डार्क परफेक्टली डार्क नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा लाइट पहुंच जाएगा। अगर इंटेंसिटी इक्वल नहीं है, एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं तो इंटेंसिटी भी नहीं इक्वल होगी, I1 नॉट इक्वल टू I2। और अगर ये इक्वल हो जाए तब कैसी बनेगी? परफेक्टली डार्क, पूर्ण रूप से अंधेरा रहेगा, उस पॉइंट पर जरा भी लाइट नहीं पहुंचेगी। एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए या इंटेंसिटी इक्वल हो जाए, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तो इंटेंसिटी भी इक्वल होगी, और यही आपके लिए गुड कंट्रास्ट कंडीशन होती है। चलिए, तो ये किसके लिए है? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और ये किसके लिए? पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अब पढ़ने के बाद देखिए, आराम से सीखने पर बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए इतनी चीज़ थी। शुरुआत में पढ़ते समय काफ़ी टफ लगता है, उसी चीज़ को कई बार पढ़िए, कई बार देखिए तो आसान हो जाता है। उसमें कुछ नई नई चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट आपके अपने खुद से बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ब्राइट की फ्रिंज की पोजीशन के लिए n की वैल्यू आप 0 से ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे, ये देख रहे हैं। अच्छा, अब आपको और थोड़ा सा छूट दे रहे हैं कि 0 के साथ में +-1 +-2 +-3 भी ले सकते हैं, माने पॉजिटिव नेगेटिव सब एक्सेप्टेबल है। यानी n क्या है? इंटीजर, ऑल इंटीजर। और ये क्या है? यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, और +- साथ में भी ले सकते हैं, 0 नहीं है ना, इसमें 0 नहीं। अच्छा, +1 लेंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आएगी स्क्रीन के ऊपर, और अगर -1 लेंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आएगी सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे, है कि नहीं? दोनों पैटर्न मिलता है। तो यही है कि यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल सकता है। हाँ, 0 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, इस तरह से। और जो फ्रिंजेज बनती हैं उसकी चौड़ाइयाँ क्या होती हैं? विड्थ, चाहे डार्क हो या फिर ब्लैक हो, डार्क हो या ब्राइट हो, चाहे 5th ऑर्डर की हो, चाहे 1st ऑर्डर की हो, चाहे 7th ऑर्डर की हो, चाहे 12th ऑर्डर की हो, किसी ऑर्डर, चाहे सेंट्रल वाला हो, सबकी विड्थ सेम होती है, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये सब चीज़ें हम लोग कॉपी में कैद हैं, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं। चलिए, इंटेंसिटी किसी जनरल पॉइंट पर क्या होती है? I1 + I2 + ट्वाइस ऑफ √ I1 इंटू, अब बाहर है cos phi, ऐसा होता है। इसी में अगर इंटेंसिटी इक्वल हो जाए, I1 इक्वल टू I2 या A इक्वल टू B, एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए, तो इंटेंसिटी का नया फार्मूला बहुत हल्का वाला I0 इंटू cos स्क्वायर phi बाई 2, वेयर I0 क्या है बता सकते हैं? वेयर I0 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I1। एक इंटेंसिटी की चौगुना होता है I0, और I0 का नाम क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो कोई पूछे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी, बिल्कुल यही होती है, घबराने की बात नहीं है ना। तो किसी भी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी बोल सकते हैं, या सेंट्रल वाले की भी बोली, वो तो डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी बदलती है।
सेंट्रल वाले सबसे ज़्यादा, बाकी सबकी कम होती चली जाती है। आई नॉट क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। आई नॉट भी अगर ना पता हो तो कैसे निकालेंगे? किसी एक इंटेंसिटी का 4 टाइम्स करके, चौगुना करके। आज कुछ अच्छे सवाल सीखते हैं और इफेक्ट देखते हैं पूरे YDSC को, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर लिक्विड में मर्ज कर दिया जाए, लिक्विड में डुबो दिया जाए तो क्या होगा। वाटर में मर्ज कर दिया जाए तब क्या होगा, उसकी फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हम लोग। हेडिंग डालिए। इंटरफेरेंस इन ये चलिए YDSC कर दे रहे हैं, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ट्रांसपेरेंट लिक्विड में पूरी तरह से वो जो स्क्रीन है, पर्दा, जो दोनों लाइट सोर्स जो स्लिट्स हैं S1 और S2, पूरे मैटर को अगर पूरे सिस्टम को लिक्विड के अंदर डुबो दिया जाए, किसी बड़े से टैंक में डुबो दिया जाए, तो फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी और फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, दो चीज़ें एस्टिमेट करना। पोजीशन ऑफ फ्रिंज माने एक्शन ब्राइट के लिए, वही एक्शन डार्क के लिए, और ईच जो फ्रिंजेज हैं, हर एक जो फ्रिंजेज बन रही हैं पट्टियाँ, उनकी चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए, वी नो पोजीशन ऑफ फ्रिंजेज फॉर ब्राइट। ब्राइट के लिए पोजीशन क्या होता है जी, बोल दीजिए तो, n लैम्डा कैपिटल D बाई T। सेकेंड, फॉर डार्क एक्शन क्या होता है जी, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा कैपिटल D बाई 2D, 2 रहता है, ठीक। ये तो पोजीशन हो गया। ये कहाँ पर है? इनसाइड एयर। पोजीशन ऑफ फ्रिंजेज इन एयर, हवा में, जहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में करते हैं वहाँ पर। आल्सो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ आ जाएगा W इक्वल टू क्या होता है जी, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब यहाँ पर देखिए, लिक्विड के अंदर जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी बदलेगी, लैम्डा कैपिटल D, ये सब डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं डिपेंड करता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेरी करने वाली क्वांटिटी कौन सी है, केवल और केवल वेवलेंथ, केवल लैम्डा है। तो ये तो एयर के लिए हो गया। अब यहाँ लिखिए, इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर नया वाला सीन क्या होगा, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके लिए एन की वैल्यू याद है, C बाई V होता है। और बोलिए लैम्डा नॉट बाई, लैम्डा नॉट बाई लैम्डा, ये लैम्डा कह दे रहे हैं एयर में, और मीडियम में कह दे रहे हैं डैश। मीडियम में क्या कह दे, डैश कह दीजिए। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ इन एयर या वैक्यूम। लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ इन मीडियम। तो यहाँ से लैम्डा डैश क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा बाई एन, लैम्डा बाई एन। अब थोड़ा समस्या इस बात की है, एन भी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन क्या है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखने लगेंगे तो एन यहाँ पर क्या शो करता था, आर्डर ऑफ फ्रिंज।
तो समस्या हो जाएगी। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस लेटर से? म्यू से। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा बाई, नोटेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दो नोटेशन होता है, एन भी होता है और म्यू भी होता है। फ्रीक्वेंसी की दो नोटेशन है, फ्रीक्वेंसी की एन भी होता है और एफ भी होता है, और एक और न्यू भी होता है। अब भाई लेटर गिने चुने हैं, फिजिकल क्वांटिटी बहुत सी हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, तो लेटर का रिपीटेशन तो होगा ही। तो पर्टिकुलर हेडिंग में कौन किसका रोल क्या अदा कर रहा है उसको आपको जान लीजिए, फिर बात खत्म, कोई समस्या नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे लेटर से डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पर म्यू से। यहाँ पर क्या है? वेयर म्यू क्या है? क्या है जी? रिफ्रैक्टिव। अब जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो म्यू वहाँ पर परमिबिलिटी भी रिप्रेजेंट करता है, घबराने की जरूरत नहीं। पर्टिकुलर हेडिंग में कौन क्या रोल अदा कर रहा है बस यही देखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? जिस लिक्विड में उसको इमर्ज किया जा रहा है। नाउ पोजीशन ऑफ फ्रिंजेज। फ्रिंजेज की पोजीशन क्या होगा इन लिक्विड? ये आपके लिए अच्छी वाली हेडिंग अब बनने जा रही है। लिक्विड में फ्रिंजेज की पोजीशन जरा पता लगाइए। पहला किसके लिए? उसी स्टाइल में लिखिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट के लिए पोजीशन क्या आ जाएगी भाई? एक्सएन का डैश लिख दे रहे हैं। क्या लिख सकते हैं आप? एन तो वही रहेगा, हाँ, अब डी बाई स्मॉल डी, तो एक्सएन का डैश जरा वैल्यू रखिए। एन और लैम्डा डैश क्या लिख दें? लैम्डा बाई म्यू, क्या आ जाएगा? म्यू और इंटू डी। लैम्डा डैश प्लेस पर लैम्डा बाई दिया, सही है। चलिए, फार डार्क, फार डार्क, डार्क के लिए पोजीशन क्या आ जाएगी? यहाँ पर एक्शन डैश लिख दे रहे हैं, एन 2n-1 और इंटू लैम्डा डैश इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल डी। ये तो यहाँ पर लैम्डा डैश की वैल्यू फिर से रख दीजिए। एक्शन का डैश हो जाएगा 2n-1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ म्यू डी। देख रहे हैं क्या फर्क आ रहा है? पहले और अब वाले फार्मूले में क्या फर्क आ रहा है? एयर में जो था तो देख ही रहे हैं, और लिक्विड डुबाने पर केवल म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ जा रहा है बस। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? एक मोटी मोटा जनरल वैल्यू बोलिए तो ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से तो ज़्यादा ही होगी, और 1 से ज़्यादा से जब डिवीजन लगेगा तो ये वैल्यू कम आएगी। किससे कम? पुराने वाले कंडीशन जब एयर में परफॉर्म किया जा रहा था प्रैक्टिकल, एयर के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कम है, यानी फ्रिंज की जो पोजीशन है वो क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। किस तरफ? फ्रिंजेस जो सेंट्रल मैक्सिमा से जो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनती थी, 5 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस बनती थी, वो अब कहाँ बनने लगी? वो थोड़ा सा पहले बनने लगी, कुछ पहले 4 सेंटीमीटर पर, यानी पोजीशन कम हो गई, पास आ गई। किस तरफ? सेंट्रल मैक्सिमा के करीब आ गई फ्रिंजेस, यानी पूरा फ्रिंज पैटर्न श्रिंक कर गया, सिकुड़ करके किस तरफ गया? सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ। जो इतने डिस्टेंस बनता था जो फ्रिंज का फॉर्मेशन, अब वो थोड़ा कम श्रिंक कर गया, इतने बनेगा लिक्विड डुबोने पर, समझ गए? अच्छा, जब पूरा फ्रिंज पैटर्न ही सिकुड़ गया तो एक एक फ्रिंज की विड्थ भी तो सिकुड़ जाएगी। जो फ्रिंज की विड्थ से जो चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ बनती तो वो भी सिकुड़ के पतली पतली होगी। अब देखिए यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी तो म्यू से नीचे डिवीजन होगा, यानी ये आ जाएगा आपके लिए। अगला, आल्सो फ्रिंज विड्थ लिक्विड में, अब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? डब्ल्यू डैश लिख दें तो यह आ जाएगा आपके लिए लैम्डा डैश डी बाई स्मॉल डी। डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा जी? डब्ल्यू डैश लैम्डा कैपिटल डी, बस लैम्डा डैश कुछ नहीं, लैम्डा बाई म्यू रखना है, यही काम कर रहे हैं बार बार।
obviously xn dash is less than xn and w dash is less than w, यानी विड्थ भी कम हो गई और पोजीशन सिकुड़ करके ओ की तरफ भाग के चली गई। समझ रहे होंगे बात को? अब इसकी मीनिंग लिख दीजिए। 10 on emerging whole YDSC inside a transparent liquid, inside a transparent liquid, fringe pattern shift या श्रिंक भी लिख सकते हैं। श्रिंक माने सिकुड़ना, शिफ्ट या श्रिंक टूवर्ड्स सेंट्रल मैक्सिमा। कोई पूछे जो पोजीशन था 10th ब्राइट फ्रिंज का, वो कहाँ चला जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ कि अवे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा? टूवर्ड सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ। अब कोई पूछ ले अच्छा सेंट्रल मैक्सिमा की क्या हाल है? सेंट्रल मैक्सिमा जो पहले था वो कहाँ चला जाएगा? कभी सेंट्रल मैक्सिमा पोजीशन अनचेंज रहेगी। सेंट्रल मैक्सिमा आज भी अपने पोजीशन पर रहेगा, बस और फ्रिंजेस पास आ जाएंगे। यही घटना होती है, इस बात को नोट करिए। नोट कर लीजिए। तो अब शिफ्ट निकाल सकते हैं, फ्रिंज कितना शिफ्ट कर गई, ये ना ऑर्डर वाली फ्रिंज कितना शिफ्ट कर गई। तो देखने पर कौन ज्यादा लग रहा है, एक्शन ग्रेटर है कि एक्शन का डैश ग्रेटर है? एक्शन ग्रेटर। तो एक्शन में से एक्शन डैश को सब्ट्रैक्ट कर दी, वही आपके लिए फ्रिंज शिफ्ट आ जाएगा। और फ्रिंज शिफ्ट निकालेंगे जब, तो एन लैम्डा डी बाई डी तो कॉमन ही है, बस क्या आ जाएगा? इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू आ जाएगा, है ना? चलिए हो गया ये। नोट हो गया होगा। ये तो कंप्लीट पूरे ऑपरेटर्स को लिक्विड के अंदर डुबो दिया गया, ट्रांसपेरेंट लिक्विड में। अब थोड़ा सा पार्शियली हम लोग काम कर रहे हैं, आंशिक रूप से। जो लाइट बीम चल रही है S1 और S2 से, किसी एक पाथ में कोई ट्रांसपेरेंट स्लैब डाल दें, कोई कांच की पट्टी रख दें। S1 से लाइट कहाँ गई? P तक। S2 से भी लाइट कहाँ जा रही है? P तक। किसी एक पाथ में डाल दीजिए एक पट्टी, तब फिर देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रिंज की पोजीशन पर, फ्रिंज की विड्थ पर। ये सारी चीज़ें फिर से स्टडी करना है। लिखिए, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ transparent sheet in
one path of interfering beam in one path of interfering beam। ये फिर देखना, ये काफी तगड़ा इफेक्ट है। इस बार टेस्ट पेपर बहुत अच्छा बना था और आप लोग क्वेश्चन देखकर काफ़ी खुश हुए होंगे, अच्छा किए भी होंगे। बस वही थोड़ा सा घबराए होंगे जो क्वेश्चन पढ़ के छोड़े होंगे। पढ़ के नहीं छोड़ना था, पढ़ना था पूरा। 3 लाइन का 3 लाइन पढ़ना था, ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है ना। ऑप्टिक्स पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है ना, आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन हमने ये दिया था कि जैसे लेंस है, इसमें ऊपर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भरा गया है, μ1, नीचे की तरफ μ2। अब बताइए रेज सब आ रही हैं, बताइए कितने इमेज बनेंगे, 2 इमेज। एक ठो और इसी का जुड़वा भाई दे दिया गया था जिसमें ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, डिवाइड करके इसको इस तरफ μ1 और इस तरफ μ2 भर दिया गया था। अब इस पर तमाम रेज आ रहे हैं, कितने इमेज बनेंगे, ऐसा किए थे आप लोग। इसमें सिंगल इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी एक रे चलेगी तो दोनों से मुलाकात होगी। और इसमें एक रे चली तो μ1 से मुलाकात हुई, वो कहीं बना, एक रे चली, चाहे जो रे चले दोनों से होके जाएगा, तो दोनों का इफेक्टिव कुछ न कुछ होगा अपना, है ना। जैसे हम वाटर टैंक में भर दिए थे, डिफरेंट टाइप के लिक्विड भर कर निकाल रहे थे इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसी तरह से इन दोनों का कोई एक अलग म्यू होगा, तो एक ही जगह इमेज बनेगा, है ना। यानी लेंस को चीर चीर करके ऐसे भरा जाए तो चाहे जितने लिक्विड भर दें तो एक ही इमेज बनेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग पैरेलली ऐसे भरे तो जितने मीडियम रहेंगे उतने इमेज बनेंगे। कुछ लोग गड़बड़ा गए होंगे, इसमें भी 2 लगाए होंगे, इसमें भी 2 लगाए होंगे, है ना, ऐसी भूल हुई होगी। चलिए धीरे धीरे जानकारी बढ़ती है। जब ऊपर नीचे भरा जाएगा डिफरेंट, उसमें जितनी रेज रहेंगी उतनी तरीके से फोकस करेंगी। और जब साइड वाइज बगल बगल भर दिया जाएगा, हर एक रेज के लिए सेम मीडियम क्रॉस करना, सेम मीडियम μ1 μ2 दोनों से होकर, μ1 μ2 दोनों से होकर, इसलिए एक ही इमेज बनेगा। चलिए आप लोग जरा मिला लीजिएगा, आज मिला कर बताइएगा कल हमको कितना कितना आप लोगों का आ रहा है अपने हाथ से चेक करने पर, है ना। देखा जाए, ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमम वाला पॉइंट, S1 से ये लाइट चल रही है P तक, S2 से भी चल रही है। अब जरा देखिए, इसमें किसी एक पाथ में एक प्लेट डाल दे रहे हैं, कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, एक्सियन पर, कितनी डिस्टेंस पर, एक्सियन पर। चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो तो बाद में पता लगेगा। एयर के केस में एक्सियन है, और जब एक पाथ में ट्रांसपेरेंट शीट डाल दिया जाए, ट्रांसपेरेंट शीट
कितनी मोटाई है इसकी, चलिए इसकी थिकनेस को टी बोल दे रहे हैं, टाइम नहीं है टी, थिकनेस है मोटाई। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी, यन नहीं लिखेंगे, म्यू लिख दे रहे हैं। तो अब कहाँ बनेगा, अब फ्रिंजेस थोड़ा शिफ्ट कर गई होंगी, नई पोजीशन गेन कर लेंगे, तो उसको डैश बोल दे रहे हैं, एक्शन का डैश। जब दोनों पाथ में केवल एयर ही एयर था तो एक्शन पे बनता था। आज एक पाथ में ये सीट इंट्रोड्यूस करने की वजह से कितने बन रहा है, एक्शन के डैश पर नया इफेक्ट हो रहा है, तो उसको डैश रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब समझिएगा, S1 से P चलने में एयर में कितना चल रही है रेज, एयर में कितना चला, S1P माइनस टी, एयर में कितना चला, यहाँ चला एयर में, यहाँ चला एयर में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी एयर में चली, S1P माइनस टी। अब कितना मीडियम के अंदर चल रही है, टी। तो इसको भी एयर में बदलिए, जैसे जब कंपटीशन करवाया जाता है तो सेम मीडियम में करवाया जाता है, सेम मीडियम में, दो मीडियम अलग अलग नहीं। जैसे कहा जाए चलिए 1 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर जरा दौड़िए, देखते हैं कितने मिनट में, अलग अलग दौड़ना, हम रेस में ग्रुप में नहीं दौड़ाएंगे, है ना। 1 किलोमीटर दौड़ा दिए उसको, 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना मिनट लगा, हो सकता है 4-5 मिनट लगा। और अगले वाले आदमी को दौड़ाया जा रहा है कि चलिए आप भी 1 किलोमीटर दौड़िए, गोल्ड मेडल है, 1 किलो सोना मिलेगा, 1 किलोमीटर आप भी दौड़िए। लेकिन उसको कह रहे हैं कि ये जो गोमती नदी देख रहे हैं ना, इसी लेंथ के लांगे 1 किलोमीटर दौड़िए जरा पानी में, है ना। अब 1 किलोमीटर पानी में दौड़ाया जाए, बहुत बड़ा रेसर है, मिल्खा टाइप का है ना, वो कितने मिनट में दौड़ पाएगा, अब कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे उसको, समझ पा रहे नहीं। कंपटीशन सेम मीडियम में करवाया जाता है, सेम मीडियम में सेम प्रैक्टिस। जैसे पहलवानी की कुश्ती होती है पहलवानों की, तो ऐसे किसी को किसी से नहीं लड़ा देते हैं, उनका वेट होता है भाई 120 kg, 1 कुंतल 20 किलो वाले पहलवान आ जाएं, है कि नहीं, तो अखाड़े में बनाएंगे सब चल फिर करके, तो उनका वेट लगभग मैच करता रहेगा। एज से नहीं होती, वेट से, वेट्स के हिसाब से कुश्ती वगैरह होती है। 4-5 किलो का रेंज होता है, अब 120 किलो 100 ग्राम वाले नहीं, 120 किलो 100 ग्राम वाले नहीं, एकदम एग्जैक्ट ग्राम नहीं मैच करें, है ना। 4-5 किलो की डिफरेंस देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक। तो सर्कमस्टेंसेस सेम होनी चाहिए, परिस्थितियाँ सेम होनी चाहिए। तो ये बताइए टोटल एयर में कितना चला, टोटल एयर में S1P माइनस टी, ये कितना एयर में चला, S2P चला है पूरा, इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये जो मीडियम में चला है, इसको भी एयर में कन्वर्ट कर लीजिए, तब तो डिफरेंस निकाला जाए। तो मीडियम, अब ये समझिए, अब इसमें एक टर्म आता है ऑप्टिकल पाथ। कौन सा टर्म है, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, मीडियम में चलने में जितना समय लगा, मीडियम में चलने में जितना समय लगा, उतने टाइम में वैक्यूम में दौड़ा दीजिए, तो जितना दौड़ लेगा दैट इज द ऑप्टिकल पाथ। जैसे इसको पार करने में कई सेकंड लगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड तक अलाउ करिए, चलिए आप एयर में दौड़िए या वैक्यूम में दौड़िए, तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज द ऑप्टिकल पाथ। समझ गए, ऑप्टिकल पाथ क्या है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई लाइट in free space in the same time interval as traveled in the medium। मीडियम में जितने टाइम में दौड़ रहा है, जैसे 5 मिनट तक आप पानी के अंदर दौड़वा रहे हैं ना, पानी के अंदर पूरा यहाँ गले तक पानी है, 5 मिनट तक दौड़ना है, तो 5 मिनट में जितना भी गए, ये तो मोटी मोटी बात, तो वही 5 मिनट कहा जाए कोई बात नहीं, बहुत ठंडी लग गई, चलिए रोड पे दौड़िए 5 मिनट, तो रोड पे ज़्यादा दौड़ेगा 5 मिनट में कि पानी ज़्यादा दौड़ेगा। तो ऑप्टिकल पाथ एक मोटा समझी गए होंगे, जितना मीडियम की मोटाई होती है, थिकनेस होती है, उससे ज़्यादा आता है ऑप्टिकल पाथ, है कि नहीं, क्योंकि फ्री स्पेस में कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट नहीं होती, तेज दौड़ेगा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में, समझ गए। तो ऑप्टिकल पाथ यहाँ पर निकालना जरूरी होता है। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है हम आपको बता दें, बस म्यू इंटू टी होता है, म्यू इंटू माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू थिकनेस होता है ऑप्टिकल पाथ, बस सीधी बात। ऑप्टिकल पाथ के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लगाएं कैलकुलेट करें, समय लगेगा। जैसे हम पूछें, बताइए टी मोटाई कवर करने में लाइट को कितना समय लगा, तो भाई देखिए टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है टी है, और स्पीड कितना है सी लिखें कि वी, अरे मीडियम में है तो वी लिखिए, और वी क्या होता है, वी होता है आपके लिए C/N, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला रिलेशन से क्या आ गया,
एन टी बाई सी। ये क्या है? टाइम है, इस मीडियम में चलने वाला टाइम। अब कहा जाए इतने ही टाइम में इतनी मोहलत दीजिए आपको इसको फ्री स्पेस में चलने के लिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो जो डिस्टेंस आएगी, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम या एयर में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो स्पीड और इनटू टाइम। अब तो भाई एयर में चलेगा तो सी से चलेगा ना, और इनटू टाइम, तो सी से मल्टीप्लाई कर दी सी, और ये आपने निकाला एन टी बाई सी। है रुको जी, हमने फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू दिखाया है ना, म्यू दिखाया, म्यू लिख दीजिए, एन नहीं लिखना है, म्यू लिखना। हाँ, तो क्या आ जाएगा? म्यू टी बाई सी, क्या कैंसिल? सी। क्या आया? ऑप्टिकल पाथ म्यू इंटू टी, वही थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ऑप्टिकल पाथ समझ गए आप लोग? ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? म्यू और इंटू टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थिकनेस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऑप्टिकल पाथ होता है। ऑप्टिकल पाथ मतलब कहाँ पर होती है डिस्टेंस? फ्री स्पेस में ही डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस है? वही जितने टाइम में मीडियम में लाइट चलती है उतने ही टाइम में फ्री स्पेस में चलाने पर वो डिस्टेंस है ना? टाइम इक्वल कराते हैं। आंसर बहुत छोटा सा, यहां पर दिखते हैं। पहले ऑप्टिकल पाथ लिख लें। ऑप्टिकल पाथ फॉर सीट के लिए ऑप्टिकल पाथ क्या लिख देंगे? ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगी? म्यू इंटू टी, बस ये छोटा सा। ऑप्टिकल पाथ की यूनिट क्या होगी? मीटर भाई, डिस्टेंस तरह क्वांटिटी है। पाथ डिफरेंस क्या होगा उसके बारे में हम लोग, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या लिख दें? हाँ, S2P माइनस S1P। S1P माइनस टी कर देते, कहाँ आ गया? एयर में, और प्लस मीडियम भी है, प्लस क्या कर दें? म्यू टी, ये भी आपके एयर में हो गया। समझिएगा बात को, ये डिस्टेंस पूरा S1P साफ एयर में है, तो S1P और ये यहाँ से यहाँ तक एयर में कितना चला, दिख कितना रहा है? S1P माइनस टी एयर में चला। अब बाकी इसको भी एयर के रूप में बदलना हो तो म्यू टी होता है। सही है? S1P माइनस टी कहाँ पर डिस्टेंस है? एयर में, और ये इतना छूट रहा था ना, इसको भी एयर में बदलेगा तो म्यू इंटू टी आ जाता है। तो यही पूरा हो गया। जो S1P केवल सब्ट्रैक्ट करते थे, अब इतना सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू सेट हो जाएगा आपके लिए। जरा इसको देखिए गौर से। एक पाथ में हम लोग ये ट्रांसपेरेंट स्लैब या सीट इंट्रोड्यूस किए हैं। किस पाथ में? अपर पाथ। क्या हो जाएगा भाई? S2 P1 नहीं जी, ये यहाँ गड़बड़ कर, S2P है क्यों? P, S2P। और इसको ऐसा करें, डेल्टा एक्स के डैश लिख दीजिए, तो क्योंकि नए मीडियम में है सब। डेल्टा एक्स का डैश, तो S2P माइनस, नेगेटिव साइन की एंट्री कराइए, माइनस S1P, और माइनस साइन यहाँ करें तो प्लस टी हो जाएगा, प्लस टी और माइनस म्यू टी। ऐसा होगा? बोलिए। ये क्या है? ये तो ब्रांडेड चीज़ है, ये तो पुराना वाला डेल्टा एक्स है, एयर वाला। डेल्टा एक्स के डैश
मीडियम में डेल्टा एक्स डैश क्या आ गया, एक पाथ में इंट्रोड्यूस करने वाला डेल्टा एक्स पहले वाला, और इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो म्यू टी माइनस टी हो जाएगा। बोलिए, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। माइनस साइन कॉमन लिए तब ऐसा बना। ये वैल्यू हम लोग की याद है, केवल रख नहीं रहे। क्या है वैल्यू, रख दीजिए। अब बोलिए डेल्टा एक्स क्या होता था, पुराना एयर वाला याद है, यक्सियन डी बाई यक्सियन पहले वाला इंटू डी बाई और माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ये। बताइए, यानी पाथ डिफरेंस पहले से कुछ डिक्रीज कर गया, पहले से कुछ घट गया। पहले इतना होता था, इतना ही होता था, अब थोड़ा सा इतना पार्ट डिक्रीज कर रहा है। पाथ डिफरेंस यहाँ पे वेरी कर गया है। चलिए, ये न्यू पाथ डिफरेंस आ गया और बहुत जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लिए। पाइथागोरस वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ा। केस फर्स्ट, फॉर ब्राइट फ्रिंजेज, ब्राइट फ्रिंजेज या कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव वाला इंटरफेरेंस। तो डेल्टा एक्स डैश क्या लिख दें भाई, एन लैम्डा होता है, बोलिए। तो यानी एक्स एन इंटू डी बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा। इसको इस तरफ ले जाइए, एक्स एन इंटू डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू थिकनेस टी। केवल एक्स एन चाहिए तो ले जाइए दोनों डी को उस तरफ, एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी और बाई स्मॉल डी और मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी। थोड़ा सा तगड़ा चीज़ है भाई। ये फिगर में जो एक्शन डैश लिखे हैं उसको एक्शन ही लिख लीजिए, बाद में कर लिया जाएगा। फिगर वाला एक्शन ही लिख लीजिए। स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है जी, और दोनों स्लिट के बीच की गैपिंग कितनी है, स्मॉल डी। अब ये आ गई पोजीशन। आप बताइए पोजीशन पहले क्या आता था, शुरुआत में पहले तो यही आता था, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी आता था। अब पोजीशन थोड़ा सा बढ़ गया है कि नहीं, तो यानी ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से अवे हुआ कि टूवर्ड्स हुआ, दूर भाग गया। कोई पूछे किस तरफ भागेगा, तो हम लोग जनरल सा आइडिया बना लेते हैं, जिस पाथ में इंट्रोड्यूस करेंगे उसी तरफ। किस पाथ में डाले हैं, ऊपर वाले में, ऊपर तरफ भाग गया। यही उल्टा, अगर यही स्लैब S2 वाले पाथ में डाले होते तो नीचे आ जाता। समझ गए, यही फर्क है। यहाँ पर दोनों तरफ शिफ्ट कर सकता है। अपर पाथ में डालेंगे स्लैब तो जहाँ पर बनता था उससे और ऊपर बनेगा, लोअर पाथ में इंट्रोड्यूस करेंगे तो और नीचे, माने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की तरफ शिफ्टिंग होगी। इसको एक्शन ही लिखिएगा। चलिए देखिए केस सेकंड, फॉर डार्क फ्रिंजेज। डार्क फ्रिंजेज किस केस में बनती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। चलिए क्या लिख दें, जो पाथ डिफरेंस निकालने हैं वो 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, बोले। और डेल्टा एक्स डैश की वैल्यू तो आप रख ही सकते हैं, तो यहाँ से एक्सएन डी बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आपके लिए हुआ 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। ऐसा तो एक्सएन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बोल दीजिए तो ये पार्ट जुड़ जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। क्या आ जाएगी,
2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी अ होल इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल। ये भी देखिए शिफ्ट कर गया कि नहीं, किस तरफ शिफ्ट हुआ है, अवे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा टुवर्ड सेंट्रल मैक्सिमा। अरे ज़्यादा है ना, पहले तो केवल 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d आता था, मैंने ये इतना और बाहर वाला dd, अब इतना पार्ट इसमें एडिशनल है, तो किधर शिफ्ट किया है, लीजिए लिख दे रहे हैं भाई, किधर शिफ्ट किया है, अवे। किससे अवे, ओ से। हमेशा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ओ ले रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमम वाला पॉइंट। अगला इसी का छोटा पॉइंट फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ दो होती है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लेकर के अगर लगातार के बीच गैपिंग ढूंढेंगे तो डार्क की फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, और डार्क वाले फार्मूला लेकर के दो लगातार के बीच की गैपिंग सर्च करेंगे तो डार्क वाले की अगर पोजीशन ले रहे हैं एक्सन और एक्सन(n-1), तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ब्राइट की फ्रिंज विड्थ। तो कोई एक लिख लीजिए, फ्रिंज विड्थ लिख दे रहे हैं क्या, एक्सन-(1), और ये सॉल्व कर डालिए, चाहे ये एक्सन फार्मूला रखिए चाहे वो रखिए, और न आए तो बताइए, एकदम वही है। क्या आया, कांस्टेंट। क्योंकि ये जो पार्ट है, जैसे आप ये ले रहे हैं एक्सन की वैल्यू, एक्सन की वैल्यू तो ये हो गई, xn-1 क्या होगा, ये यहीं केवल n-1 होगा ना, बाकी इसमें तो n है ही नहीं, ये जो कितने पार्ट है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो म्यू वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा, तो पुराना जैसे आता था वही वाला कैलकुलेशन आएगा। समझ गए, यानी इसमें होता क्या है, पूरा फ्रिंज पैटर्न श्रिंक नहीं करता, ओ की तरफ सिकुड़ता नहीं, ओ की तरफ से दूर नहीं जाता, बस यूं समझिए जैसे कोई मजाक कर दिया हो, जैसे पूरा फ्रिंज पैटर्न बन रहा था पर्दे पर, कोई आए धीरे से पर्दा पकड़ के ऐसे धीरे से ऊपर उठा दे, धीरे से ऊपर उठा दे, मतलब सभी फ्रिंजेस अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती है, हर एक फ्रिंज शिफ्ट कर जाएगी। अगर फ्रिंज सेंट्रल वाला वही होता, बाकी की ओर शिफ्ट करता, तो फ्रिंज की विड्थ मोटी हो जाती, ज़्यादा होती, लेकिन फ्रिंज विड्थ वही है, इसका मतलब पट्टियाँ उतनी ही उतनी मोटी बनती हैं, बस पोजीशन उनकी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठ गई। तो कोई पूछे किस तरफ शिफ्टिंग होती है, तो जिस पाथ में इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपर पाथ में डाल, ऐसा लग रहा है पर्दा थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया है, अगर यही लोअर पाथ में डालते तो पर्दा थोड़ा नीचे है कि नहीं। जबकि पूरे सिस्टम को, पूरे ऑपरेटर्स को जब लिक्विड के अंदर सिंक कराया गया था तो उसका अलग इफेक्ट था। उसका क्या इफेक्ट था, सभी फ्रिंजेज श्रिंक कर गई थी, सिकुड़ गई थी टूवर्ड सेंट्रल मैक्सिमा। जो पहले ज़्यादा डिस्टेंस बनती थी, अब कम डिस्टेंस पूरा फ्रिंज पैटर्न मिलना शुरू हो जाता था, पतली पतली फ्रिंजें मिलना शुरू हो जाती थी। चलिए नोट हो गया होगा। फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंजेज कितना शिफ्ट हो गई, अपने पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गई, और सभी उतना उतना शिफ्ट होंगे। तो यस इक्वल टू क्या लिखें, एक्सन कौन सा, मीडियम वाला माइनस एक्सन एयर वाला, एयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। तो मीडियम में एक्सन क्या निकाले हैं आप, मीडियम में एक पाथ में मीडियम डालने पर क्या एक्सन निकालें, कोई एक ले लीजिए, यही एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू डी, और सॉरी टी है जी, टी थिकनेस से टाइम मत समझिएगा, इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। हम ब्राइट के लिए ले रहे हैं, माइनस एक्सन ब्राइट के लिए क्या होता था, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जब एयर में
प्रैक्टिकल किया गया था। बोलिए, तो देख लीजिए कैपिटल डी की एंट्री कराइए, क्या आ जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी की एंट्री कराइए प्लस म्यू -1 इंटू टी डी बाई स्मॉल डी माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या निपटा, तो शिफ्ट देख ही रहे होंगे। अब क्या आ गया, म्यू -1 इंटू टी और इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये शिफ्ट है। किसकी शिफ्टिंग है, किस ऑर्डर के फ्रिंज की, एन है इसमें नहीं, ये किसके शिफ्टिंग है, पहले की कि दूसरे की कि हर एक की, हर एक की, सबके लिए काम करेगा, फॉर ईच। अब आज से इस पर क्वेश्चन और मिलना शुरू हो जाएंगे। पूरा ऑपरेटर्स इमर्ज कर दिया जाए तो उसमें फ्रिंजेस श्रिंक कर जाती हैं, और किसी एक पाथ में स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो पूरा फ्रिंज शिफ्ट कर जाता है। शिफ्ट और श्रिंक समझते रहिए, है ना, उसमें सिकुड़ जाता था। चलिए, ये हो गया। कंक्लूजन तो जरूर लिखिए, कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष। ऑन इंट्रोड्यूसिंग transparent sheet या स्लैब इन किस पाथ में, एनी वन path of interfering beam of light, all fringes shifted equally in upward डायरेक्शन, या अगर नीचे वाले पास में डालते तो सभी नीचे की तरफ आ जाती, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना। मैंने जिस ऊपर वाले स्लिट के सामने रखें तो ऊपर तरफ, नीचे वाले स्लिट के सामने रखें तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। विदाउट changing in the width of fringes, फ्रिंज विड्थ में बिना चेंज किए सभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। और शिफ्ट को तो याद ही कर लीजिए भाई, शिफ्ट का फार्मूला बड़ा तगड़ा है, म्यू -1 इंटू थिकनेस इंटू कैपिटल डी पर्दे वाली डिस्टेंस और बाई स्लिट की डिस्टेंस स्मॉल डी। ये
अब समझ में आ रहा होगा कि कुछ अच्छी चीज़ है इंटरफेरेंस, कुछ ताकतवर चीज़ इसमें है। अब एक बार जैसे हमने समझा दिया, आपके बीच की स्टेप पे तो ध्यान नहीं देना है, लेकिन मेन जो ब्रैकेट में फार्मूला कोट किया गया उस पर जरूर दिमाग में बैठा लेना है। और जो ऑब्जेक्टिव आएंगे तो उसमें अपना क्लिक कर लीजिएगा ठीक ठाक। इसमें विड्थ सेम रहती है, और जब पूरे ऑपरेटर्स को डुबाया जाता था विड्थ डिक्रीज कर जाती थी। जो W डैश आया था W से कम था, यहाँ पर सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नोट हो गया होगा। चलिए एक आध दो क्वेश्चन हो जाए। एक आध थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। प्रॉब्लम लगाने से पहले एक टूल्स देखिए, तो टूल्स समझा दे पहले। कभी कभार स्लिट के बीच की जो गैपिंग है, स्लिट के बीच की गैपिंग क्या है? स्मॉल डी कैपिटल डी। स्मॉल डी दिया जाता है, कभी कभार नहीं दिया जाता है। कभी कभार तो बहुत नई चीज़ दे दी जाती है, स्लिट की विड्थ दे दी जाए, उसमें जो सुराग बनाए हैं, जो झिर्रियाँ बनाए हैं, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी विड्थ दे दिया जाए। जैसे ये क्या है, इनके बीच की गैपिंग डी है, और ये जो झिर्रियाँ काटे, जो पतला सुराग की हैं, इसकी विड्थ को कह दे रहे हैं W1 है। और ये इसमें देखिए थोड़ा ज़्यादा चौड़ा ऐसे होल काट दिए, ज़्यादा चौड़ा पर्दे में होल काट दिए, इसको कह दे रहे हैं ये कितना है W2। अगर विड्थ की स्लिट की चौड़ाई दे दी जाए, स्लिट के बीच की गैपिंग स्मॉल डी है, पर्टिकुलर एक स्लिट की विड्थ दे दी जाए, कितना वाइडर, कितना चौड़ा बनाया गया, उसमें कितना चौड़ा होल काटा गया है, तब वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी सीधे सीधे है, जितना विंडो क्रिएट करेंगे, जितना उसमें जाली क्रिएट करेंगे, उसी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी इंटेंसिटी के सेम रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा? ये जो विड्थ हैं उनके सेम रेशियो। समझ पाए? जैसे थोड़ा सा पतली सी झिर्री काटे, थोड़ी सी लाइट आएगी, ज़्यादा चौड़ा काट देंगे, ज़्यादा लाइट आएगी, तो समझ रहे हैं कि नहीं? यानी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? ज़्यादा चौड़ा विंडो क्रिएट करेंगे, ज़्यादा झिर्री काटेंगे, एक तो पता लगा फाइन ब्लेड से कटिंग कर रहे हैं, एक तो पता लगा चाकू से काट दे रहे हैं, ज़्यादा चौड़ा क्रिएट कर रहे हैं ना, तो जिसमें ज़्यादा चौड़ा होल क्रिएट करेंगे उससे लाइट ज़्यादा पहुँचेगी, यानी ज़्यादा लाइट पहुँचेगी तो इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। If width of slits be W1 and W2, then इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल? इंटेंसिटी का रेशियो विड्थ के रेशियो में ही होगा, बस सीधी सी बात। सही है? और आपसे कोई पूछे एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिश्ता नाता है? अरे एम्पलीट्यूड वाला तो जानते हैं, A/B का होल, ये तो आपको पता है। AB क्या है? एम्पलीट्यूड, और ये W1 W2 क्या है? विड्थ है। किसके? स्लिट के विड्थ। स्लिट के बीच की गैपिंग नहीं, हम डी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई, होलों की चौड़ाई बता रहे हैं। नोट करिए इसको। अब यहाँ से आई मैक्स और आई मिनिमम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं? फार्मूले के तौर पे हमें बना के दिखाइए। तब तो भैया देखिए हमसे पूछ रहे थे, हम तो ऐसे लिखेंगे, अंडरवुड I1 और प्लस अंडरवुड का होल स्क्वायर, और नीचे आई मिनिमम क्या होता है जी? अंडरवुड I1 माइनस अंडरवुड I2 का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं? एक बार होल स्क्वायर लपेट कर दीजिए। और जो आई के साथ रिलेशनशिप है वही W के साथ, W1 W2 के साथ भी। तो क्या लिख दें इसको? विच इम्प्लाइज रूट ऑफ W1 प्लस रूट ऑफ W2 बाई अंडरवुड ऑफ W1 माइनस अंडरवुड ऑफ W2 का होल स्क्वायर। भाई इंटेंसिटी और विड्थ का साथ साथ चलते हैं दोनों।
अच्छा एम्पलीट्यूड वाला तो हम लोग जानते हैं, आई मैक्स क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का, ये हो जाएगा आपके लिए ए प्लस बी नीचे ए माइनस बी का ही, चाहे ये डिफरेंस का ही, होल स्क्वायर होने पर सब पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। अरे आई मैक्स बाई आई मिनिमम क्या होता था, आर मैक्स बाई आर मिनिमम, और आर मैक्स क्या होता था, आर मैक्स बाई आर मिनिमम का रेशियो क्या होता था, ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी। समझ पाए, इतना बड़ा फार्मूला बना दिया आपके लिए हमने, कुछ खास बात नहीं, बस थोड़ा सा आज और जानकारी हुई है कि जो विंडो क्रिएट किया जाता है वो इंटेंसिटी के रेशियो में होता है। एक छोटा प्रॉब्लम आपके लिए, इफ रेशियो ऑफ width of slits used in YDSC be in the ratio 25:4, then find out I max is to I minimum। लगा लेंगे आप लोग, ट्राई कीजिए तो फटाक से। (49:2) क्या दिया गया है, W1:W2 कितना दिया गया है, W1/W2 क्या दिया गया है, 25/4। तो यहाँ से आई मैक्स बाई आई मिनिमम का फार्मूला आप W के फार्मूला लगाइए, फार्मूला बहुत है आपके पास, √W1 प्लस √W1 माइनस √W का होल स्क्वायर पूरे के टोटल का, √W1 करें तो 5 और ये करें तो 2 और ये 5 - 2, समझ पा रहे नहीं, क्या आ गया 7/3 का, और 7 की स्क्वायर मतलब और इसका स्क्वायर मतलब, समझ में आ गया। चलिए स्लिट की विड्थ दिया रहेगा तो उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, और इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट in any one path of interfering beam and effect of immersion of whole apparatus of YDSC inside transparent liquid। पूरे apparatus को डुबोने का इफेक्ट, किसी एक पाथ में स्लैब का इंट्रोड्यूस करने का इफेक्ट, ये सब आज हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन की मात्रा बढ़ जाएगी, ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इंटरफेरेंस लगभग समाप्त हुआ, क्लास ओवर हुई, समय भी आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू so much।